नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, और इसमें बात करने वाले चोल वंश के बारे में कि चोल वंश के संस्थापक कौन है। जैसे कि दोस्तों आपसे पता होगा, किसी भी एग्जाम की बात किया जाए तो चोल वंश से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी टॉपिक की आज बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले चोल वंश के बारे में कि चोल वंश के संस्थापक कौन है। और जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे जो ये सारे नोट्स जो दिया गया, आप सभी इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो को इन तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक, देखिए चोल वंश जो था दोस्तों, बहुत ही बेसिक से बात करेंगे, ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं। चोल वंश जो था वो 9वीं सदी में आया था, 9वीं सदी में आया था। ये पल्लो के क्या था, अधीन था। पल्लो के अधीन करने मतलब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नक्शा पर देखिएगा। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में दोस्तों था पल्लो वंश, पल्लो वंश था। देखिए अगर नक्शा से अगर मैं मैप से अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहानी की तरह अगर याद करें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आप सभी रोज तो पढ़ती हैं, क्यों नहीं याद होता है, नहीं ना। तो जो तमिलनाडु में दोस्तों पल्लो वंश के अधीन था कौन, चोल वंश। चोल वंश जो था वो पल्लो के अधीन था। और चोल वंश के पहले संस्थापक विजयालय थे। कौन थे, विजयालय इसके पहले संस्थापक थे। देखिए यहाँ पर विजयालय, ठीक है ना। इसके चोल वंश के संस्थापक दोस्तों, संस्थापक कहने मतलब कि इनमें पहले इसको किसने बनाया था, किसके इसके बारे में बात किया था, तो विजयालय थे। कौन थे वो, विजयालय थे। इसकी राजधानी तंजाय थी, यानी कि तमिलनाडु में दोस्तों क्या है, तंजाय है, तंजाय है। उसकी राजधानी क्या थी, तंजाय थी। क्या थी, तंजाय थी, ठीक है ना। अब पल्लो ने एक नरकेसरी उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था, तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, ये बताना पड़ेगा आप सभी को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया दोस्तों कि पल्लो वंश के अधीन कौन थे, तो चोल वंश थे। तो भैया जिसके अधीन रहेंगे तो उससे वो थोड़ा सा काम करवाएगा तो किसी को अच्छा लगेगा जी, नहीं लगेगा। लेकिन ये तो जो विजयालय था छोटा, ये मतलब कि ये क्या था, मतलब कि अगर बात करें तो ये थोड़ा देह चोट्टा आदमी था, मतलब कि इसने बर्दाश्त कर लिया कि चलो हटाओ, इसके अधीन है, कोई बात नहीं, हम लोग इसके अधीन रह करके काम करेंगे, इसके अंडर काम करेंगे। लेकिन जब इसके अगला शासक आया कौन, आदित्य प्रथम। जब इसके अगला शासक जब आदित्य प्रथम है, कहेंगे नहीं यार हम किसी का अधीन रहेंगे नहीं, हम रहेंगे तो खुद राजा बन के रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो अब देखो जो अगला इस वंश का अगला जब शासक आया, आदित्य प्रथम आया, तो इसने तो ये तो जो विजयालय था वो पल्लो के अधीन रहकर रह गया, जी लिया। लेकिन जब आदित्य आया, इसके अंडर में काम करना नहीं चाह रहा था। अब इसने क्या कि पल्लो पर आक्रमण कर दिया। जब दोस्तों इसने पल्लो पर आक्रमण कर दिया तो पल्लो पर विजय भी प्राप्त किया, क्योंकि जो आदित्य प्रथम था वो बहुत ही मतलब प्रतापी राजा था, बहुत ही मतलब कि बलशाली था और प्रतापी भी राजा था। तो इसने क्या किया कि इसने क्या है, पल्लो पर आक्रमण कर दिया और पल्लो पर अपना अधिकार भी जमा लिया। तो पूरे तमिलनाडु में इसने क्या किया, अपना राज्य जमाने लगा। जिस दिन ये किसी के अधीन जी रहा था, लेकिन अब तो अधीन नहीं जी रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, पल्लो वंश को समाप्त कर दिया। और पल्लो वंश को समाप्त करने के बाद इसने एकदम ऐश की जिंदगी जिया, ठीक है। उसके बाद इस वंश में बहुत सारे राजाएं आए, बहुत सारे मतलब राजा आए। अब उसमें से राजा कौन कौन है देखिएगा, थोड़ा सा इनका भी थोड़ा सा चेहरा देख लीजिए कौन कौन है, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे हमारा चेहरा नहीं दिखाया, दिखा देते इनका भी चेहरा। पहला था परांतक। चोल वंश के पहले मतलब कि इसमें एक और राजा आया था, परांतक था। ये भी भैया बहुत ही प्राण लिया है, देखिएगा अभी लास्ट में बताएं किसका किसका इसने प्राण लिया और इसका भी प्राण लिया गया है। उसके बाद था राजा राज। भैया ये तो खुद ही राजा राज है, इसने भी किसी पर आक्रमण किया, अभी बताएंगे। राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय भी आ गया। राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय भी आया था इस चोल वंश में, ठीक है। इस वंश का अगला शासक परांतक बना भैया। इस वंश का अगला जो शासक था, यानी कि जब आदित्य प्रथम बूढ़े हो गए, लटक गए होंगे, तो जब लटक गया वो, तो इसके अगला शासक आया परांतक। और परांतक दोस्तों मदुरै पर आक्रमण कर दिया और मदुरै पर विजय प्राप्त किया, तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया था, एकदम मस्त जी रहे, अब क्या चाहिए हमको। मदुरै पर तो इसने क्या किया, आक्रमण करके उसको जीत लिया। तो इसने सोचा कि अब तो हम सबको जीत ही लेंगे यार, क्या दिक्कत है। अब इसका एक बड़ा बेटा था कि इसका बड़ा बेटा का नाम था राजादित्य।
अब राजा द्वितीय को लेकर के इसने क्या किया कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कृष्ण द्वितीय जो थे, मैंने राष्ट्रकूट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाए, नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही मजा आ रहा था, ठीक है ना। जब देखिए इतिहास को दोस्तों जब हम लोग कहानी की तरह समझते हैं ना तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि कहानी एक समझाना एक अलग बात हो जाती है। हमारा माइंड कहानी समझना चाहता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कहानी की तरह आप सभी को समझाने का मैं प्रयास करूँ हर एक टॉपिक को, ठीक है ना। तो कहानी की तरह समझना आप लोग स्टार्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो दोस्तों जो परांतक था, ठीक है, जो परांतक था उसके एक बड़े बेटा का नाम था राजा द्वितीय, और राजा द्वितीय को लेकर के इसने जब मदुरै पे इसने आक्रमण करके जीत लिया तो ये तो बहुत खुश हुआ कि हम बहुत ही बलशाली हैं। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि शेर का भी सवा शेर होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट वही दोस्तों जिसने मध्य प्रदेश पर अपना क्या कर रहा था दोस्तों, राज्य जमा रहा था। कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों अपना राज्य को जमा रहा था। कौन, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वही राष्ट्रकूट है दोस्तों जिसके संस्थापक थे कृष्ण तृतीय जिसके इसके अंतिम शासक थे। इसका अंतिम शासक था दोस्तों कृष्ण तृतीय। अब जो इसने क्या किया ना, इसने परांतक जो था उसने तो मदुरै को हरा दिया, तो इसने सोचा भैया चल अब थोड़ा सा राष्ट्रकूट के जो कृष्ण तृतीय है ना ये थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, इस पर चल थोड़ा सा आक्रमण करते हैं ना। तो अपने बड़े बेटा राजा द्वितीय के लेकर के निकल गया वहां पर आक्रमण करने। तो निकला तो भैया ठीक है, निकल गया, अभी तो खुशी चल रही है, अभी निकला है, ठीक है ना। तो इसके जो बड़े बेटा था राजा द्वितीय, यानी कि इस युद्ध को दोस्तों क्या बोलते हैं, तक्कोलम युद्ध पूछ दे कि किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच लड़ा गया था इस युद्ध को। अगर तक्कोलन की युद्ध पूछे, तक्कोलन है, ठीक है ना, थोड़ा सा तक्को इधर ना है, तक्कोलन का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो कृष्ण तृतीय और किसके बीच, और परांतक के बीच लड़ा गया था। जब इसने अपने बड़े बेटा राजा द्वितीय को लेकर के निकला इस युद्ध को लड़ने के लिए, तक्कोलन का युद्ध किसके साथ, राष्ट्रकूट के नरेश कृष्ण तृतीय के साथ निकला था युद्ध करने के लिए। तो भैया कृष्ण तृतीय भी थोड़ा था। अब कृष्ण तृतीय क्या किया कि इसको भैया इसके बड़े बेटा का हत्या कर दिया, बड़े बेटा को मार दी, गिरा कि इसके बड़े बेटा को अगर मार देते तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। जब इसके बड़े बेटा को हरा दिया तो अपन मने एकदम अब परांतक क्या कि भैया चल हम हार मान गए यार, अब कर भी क्या सकते हैं, हार मान गया। अब जो परांतक था मुंह लटकाए हुए आ गया, ससुरा आ गया था इधर से खुशी से, इधर से गया खुशी से कि हम आक्रमण कर दे, उसको जीत करके अपना मध्य प्रदेश को भी अपना राज्य मिला लेंगे। लेकिन ससुरा ये मतलब कि सोचना भूल गया था कि अगर हम मदुरै को हरा सकते तो उसको भी नहीं हरा सकते, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को अपने से मतलब कि कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कि कृष्ण तृतीय ने इसको तो हरा दिया और इसके बड़े बेटा राजा द्वितीय को हत्या भी कर दिया इसने। जब इसके बड़े बेटा राजा द्वितीय की हत्या हो गया, इसे मूड़ी लटका करके आ गया। तो यहाँ पर इस युद्ध को कृष्ण तृतीय ने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना। अब अगला कौन बनेगा, इसके बाद जब परांतक भी हार गया तो इसके अगला कौन बनेगा, यहाँ पर मैंने बताया ना अगला शासक राजा राज। अब भैया इसने सोचा कि हम राजा, एकदम हम ही राजा है, अब राजा राज हमारा नाम है तो राजा थोड़ा हो जाएगा, हाँ ऐसा नहीं होता। तो अब ये आया राजा राज भी भैया इसने क्या कि श्रीलंका, अब देखो इसने कहाँ पर आक्रमण किया दिया, यहीं से। अभी ये गलती करने की कोशिश नहीं किया कि हमारी एक राजा को अगर मारा है तो हम भी चले वहीं पर, कहाँ पर, राष्ट्रकूट के पास, कृष्ण तृतीय के पास चले इस युद्ध को लड़ने के लिए, ऐसा नहीं किया जैसे कि हर्षवर्धन ने किया था। लेकिन हर्षवर्धन ने जब किया था भैया अपने बहन के लिए तो उसने तो भैया जीत ही गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अपने बड़े भाई के लिए भी वो युद्ध को लड़ा था हर्षवर्धन, ठीक है ना। मैं वीडियो में एक बताया है इसको बात को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन जो राजा राज था इसने ये गलती नहीं किया कि इसने ये नहीं गलती कि मध्य प्रदेश के शासक राष्ट्रकूट में यानी कि कृष्ण तृतीय पे युद्ध करे कि हमारा एक राजा को तूने मार दिया है तो मैं भी तेरे को मारूंगा। इसने ये गलती नहीं किया, इसने फटाफट क्या किया कि श्रीलंका थोड़ा सा नीचे देखा और नीचे हिल गया इसने। अब इसने क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। और जब श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था उस समय एक राजा था श्रीलंका का, कौन था, महिम पांचवा था। कौन था दोस्तों, महिम पांचवा करके, यानी कि ये पांचवा मतलब कि राजा था किसका, श्रीलंका का, ठीक है ना। तो उसके दक्षिणी भाग पर इसने आक्रमण किया, ठीक है, दक्षिणी भाग पर ही केवल इसने आक्रमण किया था। महिम पांचवा उस समय राजा था। ये पूछ सकता है कि जब राजा राज श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था तो उस समय राजा कौन था, तो महिम पांचवा था।
इस बात को आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तब राजा राज ने क्या राजा राज ने किया कि श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त किया और अपना राज्य को विस्तार भी कर लिया। ये मतलब कि एक दिमाग लगा, इसने सोचा कि कहाँ पर आखिर कमजोर राजा है। अब ये प्रांत तक किया कि भैया चलो उठो घोड़ा ले चल दिया लड़ाई करने, ऐसा होता है नहीं ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि किधर लाठी कमजोर है कि किधर तोड़ा जाए। इसने ये लगाया दिमाग, किसने, राजा राज ने। ये दिमाग लगा करके श्रीलंका को अपने राज्य में मिला दिया, यानी कि अपना विस्तार कर लिया श्रीलंका तक, ऐसे किया इसने। उसके बाद तंजौर में ये भैया शैव धर्म, कौन सा धर्म की ये अनुयायी था दोस्तों, ये शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। और ये मंदिर, एक मंदिर बनाया था दोस्तों तंजौर में, यहीं पर दोस्तों यानी तमिलनाडु में एक मंदिर को बनाया था अपने राज्य में, यानी कि अपने जहाँ पर राजधानी है वहाँ पर एक मंदिर बनाया था, जिस मंदिर का नाम है दोस्तों शिव जी का मंदिर था वो, राज्य राजेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अब भैया ये भी थोड़ा बूढ़ हो गया होगा, तो उसके बाद आ गया कौन, राजेंद्र प्रथम आ गया। और जब भैया राजेंद्र प्रथम आया तो इसने भी थोड़ा सा अपना जोश जज्बा दिखाया कि हम भी हैं कुछ, ऐसे बात नहीं है कि हम भी ऐसे आगे, नहीं ऐसे नहीं है। इसने भी बंगाल के एक पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश यानी कि बंगाल की खाड़ी इधर है ना, तो बंगाल पर इसने क्या किया दोस्तों, बंगाल के एक शासक था कौन, महिपाल, पाल के शासक महिपाल को इसने पराजित कर दिया और बंगाल में बना राज्य को फैला दिया। इसने बहुत बढ़िया काम किया। इसने देखो इधर मत तो मतलब ये इधर नहीं जाना सोचा, इधर नहीं जाना सोचा ना, इधर जाकर के इसने बंगाल पर क्या किया, बंगाल के महिपाल के शासक को परास्त कर दिया। किसने, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा काम करवाया था। किसने, एक तालाब का निर्माण करवाया था। ये तालाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तालाब का नाम क्या था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तालाब का नाम था भैया चोलगंगम तालाब था, जो कि ये तालाब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। उसके बाद दोस्तों जब इसने एक तालाब का निर्माण करवा ही दिया, राजेंद्र द्वितीय ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित किया। देखिए राजेंद्र प्रथम जो था वो इंडोनेशिया के जो एक दोस्तों क्या है, एक दोस्तों एक टापू है, वहां पर भी आक्रमण किया था। वहां के एक शैलेंद्र नाम एक राजा को भी पराजित किया था, वहां से भी कुछ यानी इसने प्राप्त किया था। उसके बाद इस वंश का अगला शासक राजेंद्र तृतीय आया। राजेंद्र तृतीय ने, जिसके बाद ये स्वतः ही राज्य क्या हो गया दोस्तों, ढह मर गया, क्योंकि अब धीरे धीरे राजा थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगे, तो ससुरा कर भी क्या सकते यार। तो ये राज्य जो था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, चोल वंश अब डूबने लगा, यानी कि पानी में डूब गया, अब कुछ नहीं रहा इसमें, ठीक है ना। तो यही था दोस्तों आज की कहानी। तो आज का कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में थोड़ा जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप सभी से मेरा को मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ भी काम कर सकूं, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अभी की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है कैसे नहीं लगता है, ठीक है ना। ताकि आप सभी को बताने पर हमको लगता है कि ऐसा कि हाँ वीडियो को कोई वॉच कर रहे हैं। देखिए अभी रात के कितना बज रहा है, 12 बज रहा है दोस्तों, लेकिन वीडियो बन रहा है, देख सकते हैं ना कि 12 बज रहा है रात का कितना बज रहा है दोस्तों, 12 बज रहा है, और अभी हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो रात ही बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। आप सभी के लिए हम रात दिन खड़े हैं, आप सभी जो बोलिएगा वो होगा इस वीडियो में, ठीक है ना। देख सकते हैं 12 बज रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मेहनत का फल थोड़ा जरूर दिखलाएगा दोस्तों, आप सभी पर ही निर्भर करता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।